हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे संविधान की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज से हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कि भारतीय संविधान की अनुसूचियां। यानी कि आज हम जो चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों की आज हम चर्चा करेंगे। तो आप देखते हैं कि भारतीय संविधान में जो अनुसूची जो ली गई है वो कहाँ से ली गई है, कैसे, कितनी अनुसूचियां हैं, कितनी हमारे मूल संविधान में अनुसूचियां थी, इन सभी की हम डिटेल पार्ट में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि भारत का राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पूरी डिटेल से हमने पढ़ा था। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप कृपया उसको पार्ट को देख लें। और आज के लिए जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की अनुसूची। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा भारतीय संविधान की अनुसूचियां, यानी कि शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि आज हम बात करेंगे अनुसूचियों की। तो जो मूल संविधान था हमारा, अगर हम बात करेंगे कि मूल संविधान जो हमारा था और आज के संविधान को हम बोलते हैं वर्तमान संविधान। एक हमारा मूल संविधान था और आज के हम संविधान को बोलते हैं वर्तमान संविधान। तो जब मूल संविधान जब बना था तो उस वक्त जो अनुसूची थी उनकी जो संख्या थी वो कितनी थी, आपकी 8। और अब जो अनुसूचियां बन गई हैं तो अब मिला के कुल अनुसूचियों की संख्या हो गई आपके 12। यानी कितनी अनुसूचियां हमारी बढ़ गई हैं, तो अनुसूचियां बढ़ गई हैं आपकी 4। यानी कि 4 जो अनुसूची हैं वो वर्तमान समय में क्या हो गई, आपकी बढ़ गई। तो मूल संविधान जब बना था तो अनुसूचियों की संख्या आपकी 8 थी। अब जो अनुसूचियों की संख्या वो आपकी कितनी है, 12 आपकी अनुसूचियों की संख्या है वर्तमान समय में। ओके, अगर हम बात करेंगे अनुसूचियों की तो हम देखेंगे कि कैसे नमी, यानी कि 8 तो हमारे पास में पहले से थी। अब हमें जो अनुसूचियां जो मिली हैं वो कैसे मिली है, तो नमी मिली है आपको। 10वीं अनुसूची मिली है हमको, 11वीं अनुसूची मिली है हमको, और कुल मिला के हमारी जो सूचियां थी 12वीं। यानी कि जो हमारी 4 जो हमने जोड़ी है तो उनके भी बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो भारतीय संविधान में जो वर्तमान समय में जो अनुसूचियों की संख्या है वो आपकी 12 है। तो 12 अनुसूचियों की संख्या है वर्तमान समय में। ओके, तो देखते हैं पहली अनुसूची क्या है। तो प्रथम अनुसूची की अगर हम बात करेंगे तो आपकी प्रथम अनुसूची है राज्यों के नाम व उनके न्यायिक क्षेत्र। और दूसरा स्टेटमेंट है कि संघ राज्य क्षेत्रों के नाम व उनकी सीमाएं। यानी कि हम कह सकते हैं संघ व उसका राज्य क्षेत्र, संघ व उसका राज्य क्षेत्र, हम इतना एक दोनों को मिलाकर भी कह सकते हैं। इसमें कहा गया कि भारत में जो राज्य हैं वो आपके 28 राज्य हैं, यानी कि 28 स्टेट है। और आपके केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या आपके कितनी है, 8। तो आपके वर्तमान समय में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हमको पता होना चाहिए कि 28 जो हमारे राज्य हैं वो कौन कौन से हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं तो आपके कौन कौन से हैं। मध्य प्रदेश हो गया, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, ये सभी हमारे राज्य में आते हैं। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो आपका भी हाल ही में एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना जिसको हम कहते हैं जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश है, दमन और दीव पंडुचेरी, पांडुचेरी के बाद आपका चंडीगढ़, ओके, दिल्ली आपका केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में आता है, लक्षद्वीप है आपका,
1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, यानी कि आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो क्या कुछ हमारा इसमें और भी केंद्र शासित प्रदेश बना है, या किसी केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर क्या कर दिया गया है, एक ही कर दिया गया है किसी केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर। तो कुल मिला के हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपके जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, पांडिचेरी आपका हो गया, और आपका चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया। तो दिल्ली और पांडिचेरी जो है, यानी कि दिल्ली और पांडिचेरी की अगर हम बात करेंगे तो पहले इन दो राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के पास क्या थी, विधायिकाएं थी। लेकिन अब जम्मू कश्मीर को भी अगर हम रख लेते हैं तो जम्मू कश्मीर के पास भी क्या है, आपकी विधायिका है। तो जम्मू कश्मीर के पास भी वर्तमान समय में क्या है, विधायिका। तो 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके पास क्या है, आपकी विधायिका है। तो 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके पास में क्या है, हमारी विधायिका है ओवरऑल। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद नंबर आपका 1 है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद आपका 1 है, वो हमें कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, यानी कि भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है। तो भारत जो है वो क्या है, आपके राज्यों का संघ है, यानी कि भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है आपका। तो यही हमको बताता है कि भारत में 28 राज्य हैं आपके और 8 केंद्र शासित आपके प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित आपके क्या है, यानी कि यूटी हैं आपके केंद्र शासित प्रदेश है। तो अगर हमें नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन करना है या उनकी सीमाओं को बढ़ाना है, तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, राष्ट्रपति होता है या संसद होता है। यानी कि नए केंद्र शासित प्रदेश बनाने हैं, नए राज्यों का हमें निर्माण करता है, तो उसमें रिस्पॉन्सिबल कौन व्यक्ति होगा, संसद होगी या राष्ट्रपति होंगे ओवरऑल। तो हम देखते हैं कि क्या करते हैं हम आगे चल के यहां से। ओके, अगर हम देखेंगे कि जो भारत है वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी कि भारत जो है पूरी तरह से क्या है, आपका यूनियन ऑफ स्टेट है। तो भारत एक राज्यों का क्या है, संघ है, जिसमें 28 राज्य और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। तो अगर हमें नए राज्यों का निर्माण करना है तो आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है कि भारत में अगर हमें नए राज्यों का गठन करना है या हमें भारत संघ में नए राज्य शामिल करने हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो होगा वो कौन होगी, आपकी संसद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। यानी कि अनुच्छेद नंबर अगर हम 2 की बात करें, अनुच्छेद नंबर अगर हम 2 की बात करें तो नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी वो कौन होगी, हमारी पार्लियामेंट क्या होगी, हमारी रिस्पॉन्सिबल होगी नए राज्यों के गठन के लिए। तो नए राज्यों का गठन करने के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबल जो होगी वो कौन होगी, आपकी पार्लियामेंट आपकी रिस्पॉन्सिबल होगी नए राज्यों गठन करने के लिए। अगर हमें किसी राज्य की सीमा को बढ़ा सकते हैं या उसकी दायरा जो है सीमा का घटा सकते हैं, तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल जो होगी वो क्या होगी, आपकी संसद होगी। तो अगर आर्टिकल नंबर हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 3 की, आर्टिकल नंबर जो आपका 3 है उसमें कहा गया है कि किसी नए राज्य की सीमा को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो नए राज्य की सीमा को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, या जो प्रीवियस या राज्य हैं हमारे उनकी क्या करते हैं, सीमा को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो जितने भी हमारे राज्य हैं उनकी सीमा को क्या कर सकते हैं, या तो सीमा को प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। ये भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसके पास में आपके होती है, संसद के पास में होती है। तो आर्टिकल नंबर 2 है आपके कि नए राज्यों का गठन करेगी कौन करेगी, संसद करेगी। उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, यानी घटा सकती है, बढ़ा सकती है, ये भी कौन है, आपका अनुच्छेद नंबर 3 ही हमको बताता है। ओके, तो हमने देखा कि आर्टिकल नंबर जो आपकी पहली जो आपकी अनुसूची है वो आपके संघ व उसके राज्य से संबंधित है,
जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आपके आते हैं। अगर हम देखेंगे 2 और 3 दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, यानी कि 2 और 3 को अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो नए राज्यों के प्रवेश की बात होती है, नए राज्यों की प्रवेश की बात होती है। इसमें आपके भारतीय संविधान संशोधन 368 का जो अनुच्छेद है वो इसमें उसके तहत संशोधन नहीं किया जा सकता, यानी कि 2 और 3 को अगर हम मिला लेते हैं, आर्टिकल नंबर 2 और 3 को मिला लेते हैं तो इसमें अनुच्छेद जो है आपके संशोधन के लिए, तो भारतीय संविधान में 368 जो आपका आर्टिकल आता है वो आपके संविधान संशोधन की प्रक्रिया उससे क्या है, संबंधित है, तो इसमें लागू नहीं होता है। ठीक है, तो 368 जो है आपको वो इसमें लागू नहीं होता है। अगर हम देखेंगे दूसरी अनुसूची में, तो दूसरी अनुसूची क्या है कि वेतन, भत्ते व पेंशन से संबंधित प्रावधान होते हैं। तो भारत में एक निधि होती है जिसको हम कहते हैं भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि। तो भारत की संचित निधि है अनुच्छेद 266A में है आपकी, जिसमें क्या होता है, अगर हमें इसमें से रुपए निकालना है तो हमें आवश्यक होगी संसद की अनुमति, यानी कि इसमें से रुपए निकालने के लिए हमें संसद की अनुमति क्या होगी, आवश्यक होगी। तो अगर हमें इसमें से किसी को पेंशन देना है, किसी को वेतन देना है, किसी को भत्ते देना है तो उसकी अनुमति आवश्यक नहीं होती। तो इससे किसको वेतन मिलते हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष का वेतन आता है, इससे भारत के राष्ट्रपति का वेतन आता है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी वेतन आता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी वेतन आपका आता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का भी वेतन इससे आता है। लेकिन अगर इसमें से हम रुपए को निकाल लेंगे तो हमें संसद की अनुमति आवश्यक होगी, बट अगर इसमें से हम किसी को वेतन देंगे, किसी मेंबर को, तो संसद की अनुमति आवश्यक नहीं होगी। तो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची है वो आपको बता रही है कि वेतन, भत्ते व पेंशन से संबंधित है। तो किसके किसके वेतन भत्ते मिलते हैं, आपके सामने लिस्ट प्रस्तुत है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को मिलेगा, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को जो वेतन मिलेगा वो अनुसूची 2 के अनुसार मिलेगा। और भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये हमको बताया गया है आर्टिकल नंबर 52 में, यानी कि आर्टिकल नंबर 52 हमसे कहता है कि भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति आपका होगा। ओके, उसके बाद में कह रहा राज्यों का राज्यपाल को वेतन मिलेगा, तो दूसरी अनुसूची के तहत राज्यों के राज्यपाल को वेतन मिलेगा। तो इससे हमारे 2 आर्टिकल संबंधित हैं, 153 और आर्टिकल नंबर 155। तो आर्टिकल नंबर 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल का पद होगा, यानी कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। और आर्टिकल नंबर 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति जो की जाएगी वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और अनुच्छेद नंबर 153 हमारा कहता है कि राज्य की प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। 7वां संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। ओके, तो 7वां संविधान संशोधन है उसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। और राज्यों के राज्यपाल जो होंगे वो होंगे 153 में, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, तो वो होंगे 155 में। अगला है कि लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की बात कर रहा है, तो इनको भी वेतन व भत्ते मिलते हैं। तो आपके अनुच्छेद नंबर 53 यानी कि अनुच्छेद नंबर 93 यानी कि अनुच्छेद नंबर 93 में लोकसभा और राज्यसभा लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन व भत्ते शामिल हैं। अगर हम बात करेंगे कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन व भत्ते किस आर्टिकल में शामिल हैं, यानी कि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष आपके 93 में शामिल होंगे, और राज्यसभा के सभापति व उपसभापति को वेतन दूसरी अनुसूची के तहत मिलता है। तो भारतीय संविधान में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति आर्टिकल नंबर आपके 89 में आते हैं।
बात कर रहा है कि राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की बात अगर हम करेंगे तो किस अनुच्छेद में आपके आते हैं, इनको वेतन कहाँ से मिलता है। इनको जो वेतन मिलता है वो आपकी दूसरी अनुसूची के तहत मिलता है, अनुच्छेद नंबर 178 में। अनुच्छेद नंबर 178 में राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष व उनके उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। उसके बाद राज्य विधान परिषद के सभापतियों व उपसभापतियों को वेतन मिलता है दूसरी अनुसूची के तहत। इनकी जो नियुक्ति की जाती है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 182 के अंतर्गत की जाती है। उसके बाद आ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन दूसरी अनुसूची के तहत मिलता है, तो इसकी जो नियुक्ति की जाती है वो अनुच्छेद 124(2) के अंतर्गत की जाती है। उसके बाद है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो की जाती है वो अनुच्छेद 217 के अंतर्गत की जाती है। उसके बाद हमारा आ रहा है कि भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो की जाती है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं, और उसको वेतन जो मिलते हैं वो दूसरी अनुसूची के तहत हमको मिलते हैं। अगर हम बात करेंगे तो अनुच्छेद नंबर 148। तो जो हमारा कैग जो होता है वो अनुच्छेद 148 के तहत होता है। तो ये हमारे सब शेड्यूल हैं, यानी कि दूसरी अनुसूची में इतने सारे आपके व्यक्ति हैं जिनके वेतन भत्ते व पेंशन निर्धारित किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरी अनुसूची की। तो इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं, और यह क्या है, आपके उम्मीदवारों की लिस्ट है। यानी कि तीसरी अनुसूची जो है उसमें क्या है, आपके शपथ का प्रोग्राम को दर्शाया गया है। तो शपथ और प्रतिज्ञान यानी कि दो शब्द हैं, एक तो है प्रतिज्ञान और दूसरा है आपका शपथ। तो जो व्यक्ति भगवान में आस्था रखते हैं, जो व्यक्ति भगवान में आस्था रखते हैं वो आपके शपथ ग्रहण करते हैं, और जो व्यक्ति भगवान में आस्था नहीं रखते या अपने अंतरात्मा के अंतर्गत आस्था नहीं रखते हैं, अंतःकरण के अंतर्गत, तो वो क्या लेते, प्रतिज्ञान। तो प्रतिज्ञान जो होता है वो आपका रिटिन रूप में लिया जाता है, यानी कि रिटिन रूप होता है प्रतिज्ञान। तो जो व्यक्ति आस्तिक होते हैं वो किस रूप में शपथ लेते हैं, प्रतिज्ञान के रूप में। और जो व्यक्ति आस्तिक नहीं होते हैं यानी कि जो व्यक्ति आस्तिक होते हैं वो शपथ लेते हैं, जो व्यक्ति नास्तिक होते हैं वो क्या लेते हैं, आपके प्रतिज्ञान लेते हैं। तो संघ के मंत्री की अगर हम बात करेंगे तो ये तीसरी अनुसूची के तहत आपकी शपथ लेते हैं। संसद के निर्वाचित सदस्य यानी कि जो भी होते हैं वो लेते हैं। संसद के सदस्य होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी जो होते हैं वो लेते हैं, राज्य विधानमंडल के सदस्य लेते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश लेते हैं। तो इसमें दो व्यक्ति जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो शपथ नहीं लेते। एक तो राष्ट्रपति अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं तीसरी अनुसूची के तहत, और एक आपका लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष की पद की शपथ नहीं होती है, बाकी इसमें सभी की शपथ शामिल है। क्या उपराष्ट्रपति की शपथ शामिल है? नहीं, उपराष्ट्रपति की भी शपथ शामिल नहीं है। तो ये तीन मेंबर हैं जो आपके शपथ नहीं लेते। तो तीसरी अनुसूची के तहत सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो शपथ तीसरी अनुसूची के तहत नहीं लेता। तो आपके राष्ट्रपति नहीं लेते, आपके लोकसभा अध्यक्ष नहीं लेते, और आपके उपराष्ट्रपति तीसरी अनुसूची के तहत शपथ ग्रहण नहीं करते हैं। ओके, बाकी आपके सभी व्यक्ति शपथ ग्रहण करते हैं। चौथी अनुसूची है कि राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा सीटों का आवंटन। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है आपका, यानी कि राज्यसभा सीटों का आवंटन अगर हम करेंगे तो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा सीटों का जो आवंटन किया जाता है वो उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। इनकी राज्यसभा सीटों का जो आवंटन किया जाता है वो उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। तो प्रत्येक राज्य में अलग अलग, यानी कि प्रत्येक राज्य में अलग अलग राज्यसभा सीटें हैं। जैसे राज्य की जनसंख्या है तो उस हिसाब से आपकी सीटों को क्या कराया जाएगा, निर्धारित किया जाएगा।
तो राज्यसभा सीटों का आवंटन है वो आपकी जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन के आधार पर आपका दिया जाता है। तो पॉपुलेशन अगर हमारी जितनी होगी उसी हिसाब से क्या होगी, आपकी राज्यसभा सीटों का क्या किया जाएगा, आवंटन किया जाएगा। अगर हम बात करें कि जनसंख्या के आधार पर अगर हम करते हैं तो किस राज्य में सबसे ज्यादा आपकी जनसंख्या, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या आपकी कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। तो सबसे ज्यादा कितनी होंगी आपकी उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 31। यानी कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है, जिसे हम कहते हैं आपके 31। अगर उसके बाद हम देखेंगे तो दूसरे राज्य नंबर पे आपका है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में राज्यसभा सीटों की संख्या है आपकी 19। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तमिलनाडु, तो तमिलनाडु राज्य में जो राज्यसभा सीटें हैं वो आपकी हैं 18। यानी कि अगर प्रश्न बनता है कि टॉप 3 में सबसे ऊपर कौन से राज्य है जिसमें राज्यसभा की सीटें सबसे अधिक हैं, तो आप कह सकते हो उत्तर प्रदेश में 31 हो गई, महाराष्ट्र में 19 हो गई और तमिलनाडु में आपकी कितनी हो गई, आपकी ओवरऑल कितनी हो गई, 18 हो गई तमिलनाडु में। अगर हम इसके बाद बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में हो गई आपकी 16, पश्चिम बंगाल में हो गई आपकी 16 और कर्नाटक में आपकी हो गई 12। तो टॉप 5 अगर हम पढ़ते हैं तो ये हमारे टॉप 5 हैं। ओके, ये हमारे टॉप 5 की श्रेणी में आते हैं। एक सेकंड, अगर हम बात करते हैं कि जो राज्यसभा के जो अधिकतम संख्या है, तो राज्यसभा सीटों की जो अधिकतम संख्या है वो आपकी है 250। लेकिन जो वर्तमान समय में सीटें हैं वो 245 हैं, जिसमें से 238 सदस्य जो होते हैं वो स्टेट व केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं। यानी कि जो भी आपके 238 सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेट व केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं। और जो हमारे ओवरऑल जो 12 सदस्य आपके होते हैं वो क्या होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वो सदस्य हमारे। ओके, तो वो राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। यानी कि अधिकतम सीटों की संख्या जो है आपकी वो कितनी है, 250 अधिकतम सीटें हैं हमारे भारतीय संविधान में राज्यसभा के लिए। अगर राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, स्थायी सदन है जिसमें जो इलेक्शन लड़ने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। और इसका जो कार्यकाल होता है वो क्या होता है आपका, 6 वर्षों का होता है। तो कार्यकाल जो होता है वो हमारे कितने वर्षों का होता है, वो आपके 6 वर्षों का होता है। और सबसे ज्यादा जो आपकी राज्यसभा की सीटें हैं वो आपकी सीटों की संख्या आपकी सबसे ज्यादा कहां पर है, तो आपके उत्तर प्रदेश में है, फिर आपके महाराष्ट्र में है, फिर आपके तमिलनाडु में है, फिर पश्चिम बंगाल में है, फिर आपके कर्नाटक में। आपके सामने पांचों के पांचों राज्य। अब बहुत सारे ऐसे भी राज्य हैं जहां पर राज्यसभा सीटों की संख्या मात्र 1 है, जैसे आपका मणिपुर हो गया, सिक्किम हो गया, नागालैंड हो गया। इतने सारे राज्य हैं कि आपकी संख्या जो क्या है आपकी 1 है। जैसे मणिपुर हो गया, आपका सिक्किम हो गया, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, तो ये आपके कुछ राज्य हैं जिसमें जो राज्यसभा सीटों की जो संख्या है वो कितनी है आपकी 1 है। जैसे हम और भी लिख सकते हैं, जैसे आपका मिजोरम हो गया, गोवा, नागालैंड, आपका पुडुचेरी। इसमें जो आपकी राज्यसभा सीटों की संख्या है वो आपकी कितनी है 1। लेकिन इन सभी राज्यों में राज्यसभा सीटों की संख्या आपकी मात्र 1 है। ओके।
तो इनसे सभी में राज्यसभा सीटों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है, मात्र 1 है। तो हमने देखी थी चौथी अनुसूची, अब हम देखेंगे पांचवी अनुसूची। यानी कि पांचवी अनुसूची हमारी कहती है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उत्पन्न किया जाता है। अगर हम अनुसूचित जाति की बात करेंगे तो हम उसको एससी बोलेंगे, और अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, एसटी बोलेंगे। तो बोल रहा है कि अनुसूचित जाति यानी कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में क्या है आपका प्रावधान है। तो ये आर्टिकल नंबर 244 में आता है। तो इसमें हम जो लेंगे वो आपका अनुच्छेद नंबर 244 ए के अंतर्गत आता है, और ये जोड़ा गया था आपका 22वां संविधान संशोधन, 22वां संविधान संशोधन 1969 के द्वारा जोड़ा गया था। तो 22वां संविधान संशोधन 1969 के द्वारा आपका 244 ए को जोड़ा गया था। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की हमने प्रक्रिया ली है, जो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत शामिल है भारतीय संविधान में। और इससे हमारा जो संबंधित जो भाग है वो आपका भाग नंबर क्या है, आपका 20। तो भाग नंबर 20 हमारे संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है, जो हमने कहां से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया है। उसके बाद हमारी जो छठी अनुसूची आती है, इस ए वाली अनुसूची पांचवी और छठी के बारे में आपको समझना होगा। तो इसमें क्या है, इसमें जितनी भी अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र है उन सभी का प्रशासन है, लेकिन 4 राज्यों को छोड़कर, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि इन 4 राज्यों को छोड़कर जितने भी आपके अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हैं उन सभी का प्रशासन है। लेकिन इन जो 4 राज्य हैं इन सभी का जो प्रशासन है वो आपकी किसमें है, वो आपकी छठी अनुसूची के अंतर्गत आता है। ओके, तो इनका जो प्रशासन है वो छठी अनुसूची के तहत आता है। जैसे अनुच्छेद नंबर 244(2) और अनुच्छेद 275। ओके, तो अगर एक प्रश्न बनता है कि पांचवी अनुसूची में किस राज्य का उल्लेख नहीं है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों का उल्लेख नहीं है। बाकी सभी राज्यों का उल्लेख है जितने भी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर एक प्रश्न बनता है कि छठी अनुसूची में किस राज्य का उल्लेख नहीं है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा इन राज्यों का उल्लेख है, मिजोरम बाकी राज्यों का उल्लेख नहीं है। तो दोनों से सेम क्वेश्चन बन सकता है, सेम टाइप्स का। तो कृपया आप ध्यान रखें और अच्छे से समझें इसको। अब बात है हमारी 7वीं अनुसूची की। तो भारतीय संविधान में जो अनुसूची है वो कुल मिला के कितनी है, हमारी 12 अनुसूची है वर्तमान समय, जिसमें आपकी अनुसूची नंबर 7 भी है। 7 शेड्यूल की अगर हम बात करेंगे तो केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन करती है। क्या करती है, केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन करती है। तो केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन करती है। इसके लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 246 की चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद जो 246 है हमारा, वो केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का क्या करता है, आपका विभाजन करता है शक्तियों का। ओके, तो अगर हम बात करेंगे कि कितनी अनुसूचियां हैं, तो 7वीं अनुसूची में आपकी 3 सूचियों का विवरण है, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची
और आपके समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। अगर हम बात करेंगे जिसमें आपके केंद्र शासित यानी कि केंद्र के विषय आते हैं उसको हम संघ सूची बोलते हैं, जिसमें अवधारणा राज्य रखती है उसको राज्य सूची बोलते हैं, और जिसमें दोनों अवधारणा रखती हैं उसको हम बोलते हैं समवर्ती सूची। यानी कि समवर्ती सूची में वो दोनों विषय आएंगे जिसके अंतर्गत राज्य भी कानून बनाती है, जिसके अंतर्गत केंद्र भी आपके कानून बनाती है, उन सभी को क्या रखेंगे, समवर्ती सूची के अंतर्गत रखेंगे। तो पहले समवर्ती सूची में जो विषय की संख्या थी वो 97 थी, और जो वर्तमान समय में जो विषय हैं वो आपके कितने विषय आ गए हैं इसमें, 100, यानी कि 100 विषय आ गए हैं। तो जो हमारी राज्य सूची थी इसमें जो वर्तमान समय में जो विषय हैं इसमें 5 विषय को राज्य सूची में हटा दिया गया है। तो पहले आपके 66 थे, और अब जाके जो विषयों की संख्या बची है वो आपके 61 विषय बचे हैं, यानी कि टोटल आपके जो वर्तमान समय में है वो आपके इसमें 100 हैं, और इसमें आपके कितने हैं, आपके 61 हैं। अगर हम बात करेंगे तो इसमें मूल संविधान में आपके 47 थे, और वर्तमान समय में इसमें कितने हैं, आपके 42 विषय हैं। तो ये तो हमने देखा कि हमारी जो संविधान की सूचियां हैं उसमें आपके शामिल हैं इतने इतने विषय, यानी कि इसमें 100, इसमें 61, और इसमें आपके 52 आपके शामिल हैं विषय। तो हम डिवाइड करते हैं कि कौन से विषय किस में शामिल होंगे। जैसे आपसे अगर हम बात करें, जैसे हम बात करते हैं पहले पॉइंट की, रक्षा। तो रक्षा आपके संघ सूची का विषय है। विदेशी मामले कौन देखता है, केंद्र सरकार देखती है, तो आपके संघ सूची का विषय है। तीसरा आपका हो गया मुद्रा व सिक्का, यानी कि मनी एंड क्वाइन, संघ देखती है हमारे। तो ऐसे जाके कुल मिला के आपके कितने विषय हो गए शामिल, 100 विषय। बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो आपके केंद्र शासित प्रदेश यानी कि संघ सूची के अंतर्गत आपके आता है। बात करेंगे रेलवे, तो आपके संघ सूची के अंतर्गत हमारे विषय आते हैं। युद्ध व शांति की अगर हम बात करेंगे तो संघ सूची के अंतर्गत आएगा, यानी कि हम बात कर लेते हैं इसके ऊपर। युद्ध व शांति की अगर हम बात करेंगे, वार एंड पीस की बात करेंगे तो संघ सूची। जनगणना की अगर हम बात करेंगे तो संघ सूची। यानी कि जितने भी हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके विषय हैं उनको हमने थोड़ी सी चर्चा कर ली गई है उनके द्वारा। अगर हम राज्य सूची की बात करेंगे और समवर्ती सूची की बात करेंगे तो आपकी स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार आपकी राज्य सूची के अंतर्गत आएगी। अगर हम बात करेंगे पुलिस की तो पुलिस आपकी राज्य सूची के अंतर्गत आएगी। इनकी पुलिस जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस हो गई, एमपी पुलिस हो गई, हरियाणा पुलिस हो गई आपकी, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं, ये सब आपकी किसके अंतर्गत आती हैं, राज्य सूची के अंतर्गत आती हैं। जैसे आपका एग्रीकल्चर हो गया राज्य सूची के अंतर्गत आएगा, पशुपालन हो गया तो आपके राज्य सूची के अंतर्गत आएगा ये। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हमारे राज्य सूची के अंतर्गत आपके आते हैं। ओके, अगर हम बात करेंगे प्रत्यव्यक्ति कर, प्रत्यव्यक्ति कर, नहरों व सिंचाई जो आती है वो हमारी राज्य सूची के अंतर्गत आती है। तो पुलिस हो गई, स्थानीय सरकार हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, पशुपालन हो गया, आपका प्रत्यव्यक्ति कर हो गया, नहरों व सिंचाई की जो भी अवधारणाएं हो गई, जो भी विषय हो गए वो आपके किसके अंतर्गत आते हैं, वो आपके राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। जैसे निखात खाता भी आपका, निखात निधि भी जो होती है वो आपकी किसके अंतर्गत आती है, राज्य सूची के अंतर्गत आती है। अब हम समवर्ती सूची में उन विषय को रखेंगे जैसे सरकार भी, यानी कि किसी राज्य की सरकार भी उसमें क्या करती है, काम करती है, और संघ भी काम अगर उसमें करता है, जैसे फैमिली प्लानिंग यानी कि परिवार नियोजन, परिवार नियोजन।
तो फैमिली प्लानिंग के लिए आपकी केंद्र भी योजना चलाती है और राज्य भी योजना चलाती है। जब दोनों को मिक्स करेंगे तो किसमें बैठेगा, आपके समवर्ती सूची में। तो जितने भी आपके नियोजन है सब आपके समवर्ती सूची में आएंगे, जैसे आपके आर्थिक नियोजन, सामाजिक नियोजन, तो जितने भी आपके नियोजन है, जैसे परिवार नियोजन हो गया आपका, आर्थिक नियोजन हो गया आपका, सामाजिक नियोजन हो गया, ये सब किस सूची के अंतर्गत आएंगे, आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत आएंगे। जैसे आपके जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। आपका शिक्षा भी किसके अंतर्गत आएगा, समवर्ती सूची के अंतर्गत। तो शिक्षा जो हमारा है वो आपकी समवर्ती सूची का क्या है, एक विषय है आपके, ठीक है। अगर हम बात करेंगे समाचार व पुस्तकें, समाचार पुस्तकें, ये भी आपके किसके अंतर्गत आएगा, आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत आपके आएंगे। तो ये जितने भी आपके विषय हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके, वो सब आपके अकॉर्डिंग चलते हैं समवर्ती सूची, राज्य सूची और आपके संघ सूची के अंतर्गत करते हैं। तो केंद्र व राज्यों की भी शक्तियों का विभाजन आर्टिकल नंबर 246 में किया गया है, जिसे हम कहते हैं 7वीं अनुसूची की बात करते हैं। ओके, अगर हम आर्टिकल नंबर 249 की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 249 है, अगर हम बात करेंगे कि अनुच्छेद 249 क्या है, तो हमने अभी पढ़ा कि आर्टिकल नंबर जो आपका 246 है वो केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन पर क्या करता है, आपका काम करता है, ठीक है। अगर हम पढ़ेंगे कि अनुच्छेद जो आपका 249 है, तो संसद में राष्ट्र हित में, यानी कि लिख सकते हैं संसद के राष्ट्रीय हित यानी कि संसद के राष्ट्र हित में राज्य सूची में शामिल विषय, राज्य सूची में शामिल विषय कहने का मतलब है हमारा कि राज्य सूची में जो भी विषय शामिल हैं, शामिल विषय के संबंध में, शामिल विषय के संबंध में कानून बना सकता है, संबंध में कानून बना सकता है। यानी कि संसद के राष्ट्र हित में जो भी विषय राज्य सूची में, राज्य सूची में है, उनसे संबंधित क्या बना सकता है, कानून बना सकता है। ये हमारा आर्टिकल नंबर 249 हमको बताता है कि संसद की जो भी सूचियां हैं उसमें जो भी विषय है राज्य सूची में, उसमें कानून बनाने की क्या है, आपकी शक्ति है। जैसे 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य सूची के 5 विषयों को हटाकर समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो 42वां संविधान संशोधन को हम कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी कि लघु संविधान हम इसको कहते हैं। तो इसमें क्या करा गया था कि जो 42वां संविधान संशोधन था उसमें जो आपके राज्य सूची में जो 5 विषय थे
उनको हटाकर किस में रख दिया गया है, तो उनको हटाकर रख दिया गया है आपके समवर्ती सूची में। जैसे आपका हो गया शिक्षा, दूसरा आपका हो गया नापतौल, तीसरा हो गया जंगली जानवरों का संरक्षण, या हम बोल सकते हैं वन्य जीवों का संरक्षण। ओके, यानी कि वन्य जीवों का संरक्षण हम बोल सकते हैं। नापतौल हो गया आपका वनों को हटाकर रखा गया है यहां से, और कुछ प्रावधान आपके प्रशासन से संबंधित रखे गए हैं। तो ऐसे कुल मिला के जो हमारे 5 विषय हैं उनको हटाकर क्या रख दिया गया है, समवर्ती सूची में रख दिया गया है। इसीलिए अभी हमने पढ़ा था कि राज्य सूची में प्रारंभ में जो विषय की संख्या थी वो 66 थी, लेकिन अब उसमें से 5 हटाकर संख्या जो बची है वो कितनी हो गई, आपकी 61 हो गई है। ओके, तो ये हमारे कुछ 5 विषय हैं, आपके प्रशासन में आपके आते हैं कई सारे विषय। ओके, तो ये हमने पढ़ा कि 249 की अवधारणाएं हमारी ये थी। अगर हम बात करेंगे कि 8वीं अनुसूची में आखिर क्या है, तो 8वीं अनुसूची की हम बात करेंगे, डिटेल से समझेंगे 8वीं अनुसूची में। तो आपकी भारतीय जो संविधान है जो आपका, उसमें भाषाओं की चर्चा की गई है। यानी कि जो 8वीं अनुसूची है उसमें आपकी भाषाओं की चर्चा की गई है। भाषाओं की चर्चा की गई है। तो आर्टिकल नंबर जो हमको बताता है, आर्टिकल नंबर 343 कह रहा है संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी। कह रहा है संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि जो होगी वो क्या होगी, आपकी देवनागरी होगी। ओके, तो जो आपके जो भाग नंबर आपका 17 है, भाग नंबर आपका 17 है, उसमें आपकी क्या करी गई है, भाषाओं की चर्चा की गई है। तो भाग नंबर 17 में आपकी क्या करी गई है, भाषाओं की चर्चा की गई है आपके भाग नंबर 17 में। अगर देखा जाएगा तो 8वीं अनुसूची में जब मूल बना था संविधान, तो मूल संविधान में जो भाषाओं की संख्या थी वो आपके 14 थी, लेकिन जो वर्तमान में जो भाषाओं की संख्या है वो आपके 22 हो गई है। तो यहां से जो हमारी प्लस हुई है वो कितनी प्लस हुई है, आपकी 8, यानी कि जो हमारी 8 प्लस है, यानी कि 14 भाषाओं की अगर हम बात करेंगे तो 14 भाषाएं हमारी क्या है, आपकी ये हैं। आपकी ये 14 भाषाएं हैं जो मूल संविधान में थी, लेकिन इसमें से कुछ भाषाएं हैं जो मूल संविधान में नहीं है, तो हम उसकी बात करेंगे। तो मूल संविधान में जो भाषाएं नहीं है उसकी बात हम करते हैं। जैसे तो 8 भाषाओं को हमको जोड़ना है, तो 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया सिंधी भाषा को, जोड़ा गया आपके सिंधी भाषा को, यानी कि 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत भारतीय संविधान में हमने सिंधी भाषा को जोड़ा था, यानी कि जोड़ा है। अगर हम बात करेंगे 71वां संविधान संशोधन 1992, यानी कि 71वां संविधान संशोधन 1992 की अगर हम बात करेंगे,
1992 की अगर हम बात करेंगे तो हमने कितनी भाषाओं को जोड़ा। इसके लिए ट्रिक भी है, सेंधा नमक, सेंधा नमक, बोर्ड मास, बोर्ड मास। तो ना से हम कह सकते हैं हमने नेपाली को जोड़ा, माँ से मणिपुरी को जोड़ा, और का से हमने कोकड़ी को जोड़ा था। यानी कि 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत हमने 3 भाषाओं को यहां पर क्या करा था, जोड़ा था। जैसे आपके नेपाली हो गई, मणिपुरी हो गई और आपकी कोकड़ी हो गई। अगर हम बात करेंगे 92 संविधान संशोधन, 92 संविधान संशोधन 2003 बट ये लागू हुआ था 2004 से, और इसमें हमने जोड़ा था बोसे बोडो, दो से डोगरी, मां से मैथाली और सा से आपकी संथाली। तो इतनी जो भाषाएं हैं हमारी, यानी कि 14 भाषाएं आपकी जी हो गई, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और हमारी टोटल मिला के कितनी भाषाएं हो गई आपकी, 22 भाषाएं हो गई। तो मूल संविधान में जो भाषाएं थी वो आपकी 14 थी, लेकिन वर्तमान संविधान में जो हमारी 22 भाषा है, तो हमने कुल मिला के जो 8 भाषाओं को जोड़ा है वो हमारी 8 भाषाएं आपकी क्या है, ए है। तो इसमें किस भाषा का उल्लेख नहीं है, 8वीं सूची में एक प्रश्न बहुत आता है पेपर में, तो किस भाषा का उल्लेख नहीं है, तो आपके देखिएगा राजस्थानी भाषा का इसमें उल्लेख नहीं है, तो राजस्थानी भाषा का इसमें उल्लेख नहीं है, और आपकी अंग्रेजी भाषा का इसमें उल्लेख नहीं है, अंग्रेजी भाषा का भी उल्लेख नहीं किया गया है। बाकी जितनी भी हमारी मैक्सिमम जो भाषाएं होती हैं उन सभी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो राजस्थानी भाषा का उल्लेख नहीं है और आपके अंग्रेजी भाषा का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। तो हमने देखा कि 8वीं सूची में जो हमारा अनुच्छेद नंबर 343 है वो कहता है संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। अगला प्रश्न है हमारा कि नवीं अनुसूची आखिर क्या है। तो नवीं अनुसूची जो है आपकी वो किससे संबंधित है, आपके भू सुधार व जमींदारी पद्धति के उन्मूलन से संबंधित है आपकी। अगर हम बात करेंगे नवीं अनुसूची की, तो हमने देखा है कि हमारे जो रिफॉर्मर हैं आपके भूमि रिफॉर्मर और जमींदारों की पद्धति से क्या संबंधित है आपकी नवीं अनुसूची को। तो नवीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन हमने देखा था कि भारतीय संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या है वो आपके मूल संविधान में 8 है। अब हम वो अनुसूचियां पढ़ेंगे जिन्हें किसी ना किसी संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में क्या किया गया होगा, शामिल किया गया होगा, उसको हम अब पूरी तरह से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो नवीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो नवीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत शामिल किया गया है। संविधान संशोधन 1951 के तहत क्या किया गया है, शामिल किया गया है। अगर पूछा था भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, तो भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन भी आपका 1951 में ही हुआ था। अगर हम बात करेंगे कि किस अनुच्छेद में नवीं अनुसूची के भूमि सुधारों से संबंधित है, तो आर्टिकल नंबर 31B। तो 31B हमको बताता है कि आपके भू सुधारों से संबंधित है। और नवीं अनुसूची की अगर हम बात करेंगे तो नवीं अनुसूची में ऐसे कई सारे प्रावधानों को रखा गया है, यानी कि नवीं अनुसूची भारतीय संविधान की एकमात्र ऐसी अनुसूची है जिसे किसी भी न्यायालय के सामने चुनौती नहीं दी जा सकती है। किसी भी न्यायालय के समक्ष
चुनौती नहीं दी जा सकती है, यानी किसी भी न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 31B में आपके प्रथम संविधान संशोधन के तहत नवीं अनुसूची को जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि यह एक ऐसी अनुसूची है जिसमें किसी भी न्यायालय के समक्ष उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन भारत की संसद किसी भी कानून विशेष को नवीं अनुसूची में शामिल कर सकती है, यानी कि ये पावर है भारत की संसद की। तो भारत की संसद किसी भी भारत की संसद किसी भी विशेष कानून को नवीं अनुसूची में शामिल कर सकती है। तो भारत के किसी भी यानी कि भारत के किसी भी विशेष कानून को नवीं अनुसूची में शामिल कर सकती है आपकी संसद। तो भारत की संसद लिखना था हमको। तो पार्लियामेंट जो हमारी होती है ये किसी भी कानून को नवीं अनुसूची में शामिल कर सकती है। अगर वह कानून नवीं अनुसूची में शामिल हो जाता है तो उसको किसी भी न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये आपका प्रावधान है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे उन्हीं के समय में इस अनुसूची को लाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे उन्हीं के समय में इस अनुसूची को भारतीय संविधान में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। और इस वक्त जो हमारे राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, हमारे राष्ट्रपति थे। अगर हम बात करें कि जो हमारी प्रथा होती है जमींदारी प्रथा, जमींदारी जो हमारी प्रथा होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो अगर हम बात करेंगे तो जमींदारी जो प्रथा है वो हमारी ऐसे रैयतबाड़ी प्रथा, पहले अगर हम बात करेंगे तो स्थायी बंदोबस्त। अगर हम दूसरे की बात करेंगे तो स्थायी बंदोबस्त के बाद की अगर हम बात करेंगे तो रैयतबाड़ी प्रथा। और अगर हम तीसरी प्रथा की बात करेंगे तो महलवाड़ी प्रथा। तो ये प्रथाएं हमारी जो आपकी जमींदारी प्रथा से संबंधित है। तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस प्रथा की शुरुआत की थी। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को स्थायी बंदोबस्त प्रथा का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को स्थायी बंदोबस्त प्रथा का क्या कहा जाता है, आपका जनक कहा जाता है। अगर हम बात करेंगे रैयतबाड़ी प्रथा तो इसमें दो नाम जुड़े हुए हैं आपके। एक तो 1700 यानी कि अगर हम बात करेंगे 1792 कर्नल रीड ने इस प्रथा को चालू किया था। यानी कि 1792 में कर्नल रीड ने इस प्रथा को चालू किया था। लेकिन जब मुनरो इस प्रथा में क्या थे, मद्रास के गवर्नर बने थे, तो पूरे भारत में उन्होंने इस प्रथा को क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। तो 1820 से लेके 1827 तक मुनरो मद्रास के गवर्नर बने थे।
तो उस समय इन्होंने इस प्रथा को पूरे भारत में क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपकी जो रैयतवाड़ी प्रथा है उससे कौन कौन से व्यक्ति संबंधित है। तो कर्नल रीड ने 1792 में प्रथा स्टार्ट करी थी, और जब 1880 से लेके 1820 से लेके 1827 तक की जब मुनरो वहां के गवर्नर बने थे मद्रास के, तो उन्होंने पूरे भारत में क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था इस प्रथा को। अगर इस प्रथा की बात करेंगे तो 1819 में हॉल्ट मैकेंजी ने प्रथा शुरू करी थी। तो हमने देखा है कि जो हमारी 3 प्रथा है भूमि सुधार से संबंधित, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी स्थायी बंदोबस्त प्रथा है, जिसका जो वायसराय यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या थे, जनक थे हमारे। पीटी नेहरू के समय में ये प्रथा आई थी। न्यायालय के समक्ष नवीन अनुसूची को हम चुनौती नहीं दे सकते हैं और प्रथम संविधान संशोधन के तहत शामिल कर सकते हैं। तो भारत की संसद की ये पावर है कि किसी भी विषय को, किसी भी विशेष कानून को नवीन अनुसूची के अंतर्गत रख सकती है आपकी। बात करेंगे 10वीं अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल विरोधी कानून आपके आते हैं। यानी कि दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून, तो इसको भारतीय संविधान में संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था, यानी कि 52 संविधान संशोधन 52 संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, जिसमें क्या था, आपके दल बदल कानून से आपके संबंधित थी। तो 10वीं अनुसूची की अगर हम बात करेंगे तो दल बदल कानून से आपके संबंधित थी। ओके, इसमें आपके राष्ट्रीय राजनीतिक दल भी आपके कई सारे शामिल हैं। ओके, लेकिन ये जो लागू हुई थी वो 2002 से पूरी तरह से लागू हुई थी, तो हम ऑब्लिक में लिख सकते हैं 2002। ओके, तो आपके जो दल बदल कानून होते हैं, यानी कि जो आपके राजनीतिक दल है, एक व्यक्ति दूसरे दल में जा सकता है, उसको रोकने के लिए हमारा दल बदल कानून यानी कि विरोधी कानून नीति को लागू किया गया था। 52 संविधान संशोधन 1985 के तहत किया गया था, इसको शामिल किया गया था। 11वीं अनुसूची की अगर हम बात करेंगे तो पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो पंचायती राज व्यवस्था में आपके कई सारे पार्ट आते हैं, जैसे पंचायती राज की शक्तियां, पंचायती राज की ऐसे शक्तियां हो गई आपकी, प्राधिकार हो गया आपका, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई आपकी, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, जिम्मेदारियां हो गई आपकी। यानी कि पंचायती राज जो है वो आपके 11वीं अनुसूची में है, लेकिन अगर हम भाग की बात करेंगे तो आपके 9वें भाग में पंचायती राज की चर्चा की गई है। लेकिन 9वें भाग में पंचायती राज की चर्चा की गई है और इसको शामिल किया गया था 73वें संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत भारतीय संविधान में इसमें शामिल किया गया था, और इसमें कुल मिला के आपके 29 विषय शामिल हैं। यानी कि पंचायती राज जो है हमारा वो 29 विषय पर क्या करता है, आपके चर्चा करता है। तो पंचायती राज जो है वो आपके 29 विषय पर पूरी तरह से क्या करता है, चर्चा करता है। अगर हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 40, तो आपका नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। आगे हम पढ़ेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आखिर हैं क्या। तो ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन है आपके। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 40 हमने अभी पढ़ा, तो ग्राम पंचायतों का गठन यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आपकी ग्राम पंचायतों का गठन है। अगर हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 243 ए की अगर हम बात करेंगे तो आपके ग्राम सभाओं की चर्चा करी गई है।
ग्राम पंचायत अलग है और ग्राम सभा आपकी क्या है, अलग है। अगर हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 243C, तो इसमें बताया गया है पंचायतों का गठन। इसमें जो चर्चा की गई है वो करी गई है पंचायतों का गठन की चर्चा करी गई है आपकी ओवरऑल। तो हमने कुछ अनुच्छेद देखे हैं जो आपके भाग नंबर 9 से आपके संबंधित हैं, और पंचायतों जिससे संबंधित अनुच्छेद हमारे होते हैं वो हमारे होते हैं अनुच्छेद 243 से लेके 243 अड़ा। जब हम डिटेल पार्ट पढ़ेंगे पंचायतों का तो हम उसमें सभी अनुच्छेदों को 1 बाय 1 यहाँ पे क्या करेंगे, उनको पढ़ेंगे। यानी कि 11वीं अनुसूची की अगर हम बात करेंगे तो अनुसूची 11वीं है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, लेकिन भाग नंबर 9 में आपकी क्या है, शामिल है। लेकिन अगर हम बात करेंगे पंचायती राज दिवस हम कब बनाते हैं, तो बनाते हैं 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में बनाते हैं हम। ओके, अब हम बात करेंगे 12वीं अनुसूची की। तो 12वीं अनुसूची जो है वो आपके भाग नंबर 9A से संबंधित है, क्योंकि 9A में इसकी चर्चा की गई है। 74वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1992 के तहत भारतीय संविधान में इसको शामिल किया गया है। और इसमें जो आपके कुल जो आपके 18 सब्जेक्ट हैं, और पंचायती राज में आपके जो सब्जेक्टों की संख्या थी वो आपकी कितनी थी, 29 थी। तो नगर पालिकाओं से संबंधित है, नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो आपकी जो 12वीं अनुसूची है वो आपके नगर पालिकाओं से संबंधित है, और इसमें जो विषय की संख्या है वो आपके 18 है। और 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत भारतीय संविधान में इसको क्या किया गया है, इसको शामिल किया गया है। तो भारतीय संविधान में इसको क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो हमारी क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। हम मिलेंगे दोबारा आपको नई क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। दोबारा मिलते हैं आप सभी लोगों को। तब तक के लिए मेरा सभी को नमस्कार।